उत्पाद विधि सुनी होगी, आय विधि भी आपने सुनी होगी। हमको अगर नेशनल इनकम का पता करना है तो भाई एक्सपेंडिचर मेथड होता है, प्रोडक्ट होता है, इनकम होता है। कभी सुना है क्या मैट्रिक्स मेथड? नहीं सुना ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर। एक बच्चा बोल रहा है कि जब से शादी हो गई तब से आप लेट आ रहे हो। अरे भाई मयंक यार, हर सर की क्लास थी, हर सर की क्लास चल रही है, तो उनकी खत्म होने के बाद ही तो क्लास स्टार्ट करूंगा यार मैं। ठीक है, शादी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 3 तरीके के मेथड होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, आय की गणना करते हैं। उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल, एक अल्पकालिक सरकारी सुरक्षा कागज को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी सुरक्षा कागज को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर को क्या कहते हैं? आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पे आपका ट्रेजरी बिल। जो खजाना, जो ट्रेजरी बिल होते हैं दोस्तों, उनको हम क्या बोलते हैं? ये ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर बोरो करना हो, है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया है, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या करोगे दोस्तों? उसको वापस से बुलाना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? ट्रेजरी बिल्स है जो कि दे देती है और जो है पैसा ले लेती है ना। ठीक है, चलिए, तो ये इनको क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल्स है जो कि कहते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, कौन से बाजार परिस्थिति में फर्मों के पास अतिरिक्त क्षमता होती है? राजू बोल रहे हैं पार्टी बाकी है शादी की। अरे भाई बिल्कुल यार, जब भी आप मिलो तो पार्टी ले लेना बस। दो तरीके के बिल होते हैं भाई, ट्रेजरी बिल होते हैं और एक कमर्शियल बिल होते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक यहां पे जो पहला वाला सवाल था ना, इसके अंदर क्या होता है? जो ट्रेजरी बिल्स है ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और वहीं पे जो कमर्शियल बिल्स होते हैं ना, कमर्शियल बिल्स होते हैं दो, ये जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके द्वारा जारी करे जाते हैं। समझ गए मेरी बात? डायरेक्टली सवाल पेपर के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मतलब मेरा क्या होता है? मैंने बोला ना शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म से मेरा कहने का मतलब क्या है? लेस देन 1 ईयर। समझ गए? और जो 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, इस प्रकार से जो है ये इशू है जो कि करे जाते हैं। कोई भी आदमी, फर्म, ट्रस्ट इनको खरीद सकता है। चलिए आंसर अगले वाले का बताइए भाई, अगले वाले का क्या होगा? और गाइस साथ में वीडियो को शेयर कर देना अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। शेयर कर दीजिएगा। कौन सी बाजार परिस्थिति में फर्मों के पास अतिरिक्त क्षमता होती है? एक्सेस कैपेसिटी कब होती है? जब एक अधिकार प्रतियोगिता होती है। अरे भाई एक्सेस कैपेसिटी कब होगी? जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। समझ गए? एक ही कंपनी जो कि सबसे ज्यादा पैसा कमाएगी, तब जाके क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है जो कि होगा। ठीक है, अगले सवाल है आपका, राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम दोस्तों क्या होती है? जल्दी से बताइए। नेशनल इनकम ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, आंसर क्या होगा इसका? नेशनल इनकम के बारे में बताना है। देखो मार्केट कभी भी कॉस्ट पे नहीं होती है, होती तो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ही है। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। आंसर क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एनएनपी, जो नेट नेशनल इनकम जो होती है ना, ठीक है, ये कहां पे होती है? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, यानी कि जब चीजें बनती है ना उस वाली कॉस्ट पे, मार्केट के अंदर जो बिक रही है उस वाली कॉस्ट पे नहीं होती है। समझ गए? तो लागत मूल्य पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। लागत मूल्य पे शुद्ध राष्ट्रीय आय कारक लागत पर कुल मूल्य के बराबर
या विदेश से फैक्टर लागत और शुद्ध कारक आय पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर होती है। ओके, समझ गए मेरी बात। तो फैक्टर कॉस्ट जो चीजें बनती है ना, जो लागत मूल्य होता है ना, उसके ऊपर है जो कि आपका नेट नेशनल इनकम है जो कि निकलता है। समझ गए मेरी बात, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेशनल इनकम के बारे में कई बार जो है सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कितनी है भाई नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? 2018 की बात करें दोस्तों तो 167 लाख करोड़ के आसपास। ओके, मतलब कितना हो गया भाई? अगर मैं बात करूं 2017-18 की तो 167 लाख करोड़। ठीक है, ये क्या है? हमारी नॉमिनल नेट नेशनल इनकम है, नेट नेशनल इनकम। समझ गए? ये हमारे देश की आय है जो हमने कमाई है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों जानना है कि जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, समझ गए? तो आप देखो होता क्या है पहले कि ग्रॉस नेशनल इनकम होता है, यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं ना वो कितना पैसा कमा रहे हैं हमारे देश में प्लस विदेश में। अब उसमें से क्या करते हो आप? डेप्रिसिएशन करते हो। समझ रहे हो? खर्चा तो लगता ही है, तो आपका क्या आ जाता है? एनएनपी आ जाता है। तो एनएनपी जो लागत मूल्य पे होती है ना, जो फैक्टर कॉस्ट पे होती है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हमारे देश की नेशनल इनकम है जो कि हम कहते हैं। ठीक है, हमारे देश की नेशनल इनकम है जो कि हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें दोस्तों। और फैक्टर कॉस्ट होता क्या है वैसे? अगर मैं आपको फैक्टर कॉस्ट के बारे में बता देता हूं, जैसे कि भाई शुगर की ले लो, काफी बच्चों को फैक्टर कॉस्ट समझ में नहीं आई होगी। फैक्टर कॉस्ट होती है दोस्तों मार्केट के अंदर जो कॉस्ट होती है ना, जैसे कि मान लो शुगर है, शुगर के अंदर मार्केट कॉस्ट होगी उसकी कोई ना कोई, और सरकार उसके अंदर क्या देती है? सब्सिडीज भी देती है। तो दोनों को मिलाकर दोस्तों जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट है जो कि हम कहते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अपना सवाल है, एक इच्छा केवल तभी मांग बनती है जब वह उसके पीछे हो। क्या हो भाई? कोई भी जरूरत, डिमांड कब बनती है? जल्दी से बताओ। भावना बोल रही है इकोनॉमिक्स कुछ पल्ले नहीं पड़ती। देखो नीरज, मैंने इकोनॉमिक्स की क्लासेस ले रखी है गाइस। देखो अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती ना तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर जो है ना इकोनॉमिक्स आगे बुनेश लिख दो, आपको वीडियोस मिलेंगे बहुत सारे, टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक टॉपिक वाइज सबके ऊपर वीडियो बना के डाले हुए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात? सब कुछ आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं भाई? जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं इसीलिए तो उनके लिए प्लस लॉन्च किया था, ताकि आप अगर कुछ छूट जाता है तो भी आप क्या कर सको, अपनी तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से कर सको। समझ गए? तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस बना रखे हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स के। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आते होंगे, तो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आरआरबी जेई का एनटीपीसी के टाइम पे पढ़ाया था मैंने आपको पहले, और आरआरबी जेई के टाइम पे भी पढ़ाया था, सीजीएल के टाइम पे भी पढ़ाया था। मतलब बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से देखो, बढ़िया पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा यूटिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अरे भाई अगर किसी उत्पाद की उपयोगिता होगी तभी तो वो डिमांड बनेगी ना। कैसी बात कर रहे हो? समझ गए मेरी बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है, तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी यूटिलिटी थी ना, आपके टीथ को क्लीन करने के काम आता है।
तो ये वांट जो है ना, वो डिमांड तभी बनती है तब उसकी यूटिलिटी होती है। मोबाइल फ़ोन है तो हर आदमी की अच्छा मोबाइल लेने की इच्छा होती है, और वो आज के टाइम पे यूटिलिटी भी है उसकी। तो क्या आप पढ़ाई करते हो तो ये क्या बन गई है, डिमांड बन गई है। सिंपल सी बात है, उपयोगिता। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, वॉरेन बफे के द्वारा एक बहुत ही अच्छी बात कही गई थी, आप अपने हमेशा जीवन में, ठीक है, वांट और डिजायर के बीच में फर्क समझो। समझ गए? आपकी जो जरूरत होती है ना, उनको आपको पूरा करना चाहिए, डिजायर को लिमिट करना चाहिए। यानी कि होता क्या है, कई बार आपको जरूरत नहीं होती है और आप कई सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हो। एंड ऑफ द डे क्या होता है दोस्तों, आपकी जो मनी होता है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है। अगर आप अपनी, ठीक है, पैसे को अगर इस तरीके से वेस्ट कर रहे हो अपने डिजायर के ऊपर, तो जल्दी आपको अपनी वांट के ऊपर कॉम्प्रो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का ये वॉरेन बफे के द्वारा दिया गया था। शब्द माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को किसके द्वारा गढ़ा गया है? माइक्रो और मैक्रो, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई, माइक्रो और मैक्रो के अंदर क्या डिफरेंस है? मतलब इसको टर्म को किसने डिफाइन किया था? देखो माइक्रो के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी बातें होती है, जैसे कि माइक्रो यहां पे कर लेते हैं और मैक्रो यहां पे कर लेते हैं। माइक्रो में क्या होती है, जैसे कि आपकी खुद की इंडिविजुअल डिमांड है, कोई इंडिविजुअल जो है ना, खुद की अगर आपके कोई इंडिविजुअल मार्केट को लेकर बात करी गई है, इसके अलावा कोई प्राइस के ऊपर जो इफेक्ट है उसके बारे में बात करी गई किसी भी सामान के ऊपर, या फिर लेबर मार्केट के बारे में बात करी गई है। ठीक है, उसी प्रकार से गुड्स की जो सप्लाई है उसके बारे में बात करी गई। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, कैसे कंज्यूमर बिहेव करता है किसी भी चीज के ऊपर, उसके बारे में बात करी गई है। लेकिन माइक्रो जो हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, पूरी बड़ी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े आप वर्ड सुनते हैं ना, वो सब इसी के अंदर आते हैं। जैसे कि आपने इन्फ्लेशन के बारे में सुना, उसी प्रकार से आपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में सुना है ना, एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, उसी तरीके से डिमांड हो गई। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें मैक्रो के अंदर आती है। ये वर्ड जो दिए गए थे वो किसके द्वारा, यहाँ पे रैंगनर के द्वारा दिए गए थे, रैगनर के द्वारा। ठीक है, तो आपका सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर क्या होती है? बताओ भाई, अगर इन्फ्लेशन आ गया है, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, मनी जो है ज्यादा हो गया है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। आप 10,000 रुपये लेके जा रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, पार्ले जी लेके आ रहे हो, क्या हो गया, हालत बड़ी खराब हो गई ना। समझ गए? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और उस टाइम पे टैक्सेस को क्या कर देते हैं, बढ़ा दिया जाता है, ताकि वापस से मनी को क्या ला के सरकार अपने पास में लेके आ सके और कंट्रोल कर सके, और जो आपकी प्राइस की वैल्यू है उसको मैनेज कर सके। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में आधिकारिक परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल आपको देखो, इन्फ्लेशन जब होता है ना एक बार, तो क्या होता है कि फिर आपको लार्ज करेंसी के नोट प्रिंट करने पड़ते हैं। ठीक है, और आपकी वैल्यू जो है ना करेंसी की वो कम हो जाती है। आज हमारे यहाँ पे 2,000 का ही नोट है, कल को अगर मान लो आपको पार्ले जी 10,000 का मिलने का लगे तो आपको 10,000 का नोट भी प्रिंट करना पड़ेगा, 1,00,000 का नोट भी प्रिंट करना पड़ेगा। ऐसा कहाँ पे हुआ था? कई सालों पहले ऐसा इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। अपना 1 रुपया जो है ना उनका 200 रुपया के बराबर है। तो वहाँ पे आपको 1,00,000 रुपये का जो है ना, 1,00,000 रुपया जो है ना उसका नोट आपको मिलेगा। 50,000 रुपया, 20,000 रुपया, मतलब उनके 5,000 रुपया के अंदर तो टॉफी भी नहीं मिलती है। समझ गए? जो कि अपने 1 रुपये की आ जाती है ना, वो टॉफी भी नहीं मिलती है 2,000 5,000 रुपया के अंदर। तो अगर आप वहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे सिम खरीदी, अभी सिम खरीदी आपने
आपने वो 1 GB इंटरनेट मिला तो आपको उसके लिए 3.5 लाख जो है वो रुपया वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं गया था तो मैंने 50,000 जो है वो एक्सचेंज करवाए थे, अपने वाले 50,000 मैंने कन्वर्ट करवाए, तो मुझे नियर बाय 1 करोड़ जो है वो रुपया मिले थे। 1 करोड़, मुझे लगा 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होता है मतलब, लेकिन एक उतने ही थे। मतलब एक्चुअली में 1-1 लाख के नोट मिलते आते हैं, मतलब करेंसी 1-1 लाख के नोट आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हो। और खर्च करने पे अगर आपको लगता है 1 करोड़ खर्च नहीं होंगे तो ऑटो वाला आपसे, जो टैक्सी वाला है वो आपसे 2.5 लाख रुपया ले लेगा। ओके, टैक्सी वाला, आप कहीं खाने जा रहे हो तो आपको 10 लाख रुपए का बिल आ गया। इस तरीके से जो है आपको वहां पे सारे पैसे चले जाते हैं ना। तो क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा डाउन है। नहीं, बोरी में लेके जाने की जरूरत नहीं है, बोरी में लेके जाने की जरूरत नहीं है आपको। करेंसी जो नोट है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, समझ रहे हो, 1-1 लाख रुपया के हैं। एक बच्चा बोल रहा है इंडिया ले आते। अरे भाई, इंडिया ला के क्या काम आएंगे? इंडोनेशिया की करेंसी यहां पे क्या काम आएगी? ठीक है, ऐसा होता है। चलो भाई आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में अधिकारिता परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए भाई। एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब आप डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन, पुनः मूल्यांकन है जो कि आप करते हैं। अगला सवाल है आपका, ठीक है। तो भाई रिवैल्यूएशन क्या होता है? रिवैल्यूएशन इज एक्सचेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट और स्पेशली ऑफ ए करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी के साथ में आप एक्सचेंज करते हो, उसको अपन डिवैल्यूएशन करना, अपनी करेंसी को कम करना। देखो दोस्तों, डिवैल्यूएशन कम किया जाता है जब आपको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है। ठीक है, करेंसी को आप कम कर देते हो। जैसे कि अपना 1 रुपया जो है वो जापान का जो येन है ना, उसके 2 रुपए के या 2.5 रुपए के बराबर है, तो उन्होंने कम कर रखी है अपनी वैल्यू जानबूझ के, ताकि एक्सपोर्ट में उनको मदद मिले। एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इस वजह से, समझ गए। चलिए, आर्थिक नियोजन किसकी एक अनिवार्य विशेषता है? भाई इकोनॉमिक प्लानिंग जो है होनी चाहिए ना, कौन सी में होनी चाहिए? मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर बहुत जरूरी है। ठीक है, जो सोशलिस्ट होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसके अंदर दोस्तों फाउंडेशन जो होती है वो सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर होती है। सेंट्रल प्लानिंग कमेटी होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी का ही पार्ट होता है। वैसे तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है, लेकिन आपको दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी ये देखने को मिलता है। समझ गए मेरी बात? तो बेटर होगा वैसे इसका जो आप आंसर करोगे, क्या करोगे भाई बताओ? ठीक है, बेटर होगा कि आप सोशलिस्ट इकोनॉमी आंसर करो। मिक्स इकोनॉमी के अंदर भी होता है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म दोनों जो होता है, जैसे कि भारत क्या है ना, वो मिक्स इकोनॉमी है ना, उसी प्रकार से इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पे भी होती है, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा बेटर तरीके से की जाती है। ठीक है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए भाई। जनसंख्या के जल्दी से बताओ भाई। देखो हमारे यहाँ पे भाई क्या देखो डेमोग्राफी जो है ना सांख्यिकी, उसको अपन बोलते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पे बोला जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड कब हुआ था? डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर कौन सा था हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे था 1921। हमारे यहाँ पे 1921 को डेमोग्राफी डिवाइड ईयर है, जो कि हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? 1921 से पहले जो हमारी पॉपुलेशन है ना, वो क्या थी? कभी तो कम हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, इस तरीके से थी। लेकिन 1921 के बाद में जो हमने रफ्तार पकड़ी, वो रफ्तार जो है आज तक थम नहीं रही है। समझ गए? तो इसलिए 2021 को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिवाइड, और इन इंडिया जो है इसको डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर है, जो कि हम इसको कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ रेट जो थी ना पॉपुलेशन की,
ग्रोथ रेट जो थी पॉपुलेशन की वो कम थी, मतलब डिक्रीज हो रही थी बिफोर 2021, 1921, ठीक है। उसके बाद में लेकिन जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई दोस्तों, और उसके बाद तो फिर आपको मालूम ही है जो ताबड़तोड़ बैटिंग भारत ने करी अपने पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो आज सभी को दुनिया में मालूम है। बीएसई सेंसेक्स कितने शेयरों पर आधारित होता है बताइए, कितने स्टॉक के ऊपर है बीएसई सेंसेक्स? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स, और ये 30 दोस्तों स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड है। ये जो सेंसेक्स टर्म है ये दीपक के द्वारा इन्वेंट किया गया था दोस्तों। 30 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बीएसई सेंसेक्स के अंदर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक ऊंचे अच्छे वस्तुओं के लिए उदाहरण है? एग्जाम्पल फॉर ए नॉन इकोनॉमिक गुड, कौन सा है भाई? आंसर बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही है। अरे भाई माता की जो सेवा होती है, ठीक है, ये कोई आर्थिक कारण तोड़ना है, इसका नॉन इकोनॉमिक गुड है ना, तो बस मदर सर्विस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला है, बाकी तो देखो शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, बैंकर हो गए, है ना, इसमें तो कहना कि मनी जो है वो काउंट होता है, लेकिन माता की सेवा में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का गुणात्मक ऋण नियंत्रण मापक नहीं है? क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल मेजर जो है वो आरबीआई का कौन सा नहीं है? जल्दी से बताओ। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है दोस्तों, ये जो है ना, ये क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है, जो कि नहीं है। समझ गए मेरी बात? सेल और परचेज करते हैं ना गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को, ट्रेजरी बिल को, ओके, आरबीआई के द्वारा, तो उसको अपन ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। समझ गए मेरी बात? मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इसको किया जाता है। उच्च शक्ति वाला धन क्या है? हाई पावर्ड मनी दोस्तों क्या कहलाता है? हाई पावर्ड मनी दोस्तों क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करो भाई, क्या होगा? अरे भाई जो भी बैंक के रिजर्व होते हैं सेंट्रल बैंक के पास में, केंद्रीय बैंक में बैंक के आरक्षित धन को हम क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी कहते हैं। डंपिंग एक स्थिति है जब विक्रेता क्या करता है, बताओ भाई, डंपिंग का मतलब क्या होता है? देखो डंपिंग क्या होती है, इसका एग्जाम्पल समझ लो। डंपिंग क्या होती है? डंपिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अपना है, कौन से अपनी देश की कंपनी बताओ कोई, जैसे कि पीटर इंग्लैंड है, पीटर इंग्लैंड है, ठीक है, क्लोथ का गारमेंट है ना, गारमेंट क्लोथ की दुकान वो है अपने, वो है ब्रांड है। तो पीटर इंग्लैंड क्या कर रहा है फॉरेन मार्केट के अंदर, तो प्राइस जो है इसने, एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई, एग्जाम्पल है, कल को तुम पीटर इंग्लैंड को कुछ बोलने लग जाओ, एग्जाम्पल ले रहा हूं, प्राइस जो है ना वो उसने कम रखी हुई है, लेकिन यहीं पर ही डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अगर उसने प्राइसेस को हाई कर रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डंपिंग कहते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम के अंदर जो है वो पूछ लेते हैं दोस्तों, ठीक है, कि डंपिंग का मतलब क्या होता है। ओके, समझ गए? और पीटर इंग्लैंड जो है दोस्तों वो मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल का पार्ट है, मतलब आदित्य बिरला ग्रुप है ना उसका पार्ट है। पीटर इंग्लैंड जो है वो कोई बाहर की कंपनी नहीं है, ये आदित्य बिरला ग्रुप है ना, उनकी ही कंपनी है। समझ गए मेरी बात? तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आपको लगते हैं कि विदेशी है, लेकिन वो होते हमारे खुद के हैं, इंडिया के होते हैं। जैसे कि आपने एलन सोली का नाम सुना होगा,
है ना। एलन सोली का नाम सुना होगा ना, जैसे कि एलन सोली है, आपको लगता है बाहर का ब्रांड है, ऐसा नहीं है भाई, ये भी आपके बिरला साहब का ही है, ठीक है। उसी प्रकार से एक ईस्ट इंडिया कंपनी करके ब्रांड है, और डा मिलानो करके एक और ब्रांड है, डा मिलानो करके, इटालियन का जैसा लगता है कि भाई इटालियन ब्रांड है, लेकिन वो इंडिया का ब्रांड है, डा मिलानो करके, ठीक है। लेदर के सामान है जो कि अवेलेबल करवाता है। मोंटी कार्लो का नाम सुना होगा आपने दोस्तों, है ना, मोंटी कार्लो का नाम सुना है। तो ये क्या होता है कि इंडिया में क्या लोगों का चाह होता है कि फॉरेन के कोई नाम के ब्रांड जो है ना उनको वेयर करना, इसीलिए भारत के अंदर जो है इस तरीके से किया जाता है। हर मार्केट की नीड के हिसाब से नाम रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बाटा है, बाटा कोई इंडिया की कंपनी थोड़ी ना है, लेकिन दोस्तों बाटा जो है ना वो लगता जो है वो इंडिया की कंपनी है, समझ गए मेरी बात। तो लोगों को लगता है कि यार इंडियन ब्रांड है, इस वजह से लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। बाकी बाटा शूज़ का हेडक्वार्टर जो है वो आपके स्विट्जरलैंड के अंदर है, समझ गए मेरी बात। थॉमस बाटा करके एक पर्सन थे, उनके नाम पे इसको रखा गया है, जो कि आपके वहाँ के चेक रिपब्लिक के, ठीक है। कहाँ के थे? चेक और कैनेडियन, फिर कंपनी ने इसको ओन कर लिया था बाद में। हेडक्वार्टर्स के स्विट्जरलैंड के अंदर है, आपको लगता है भारत का है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। ये जो बात कर रहा हूँ ना मोंटी कार्लो, ये एक है नाहर ग्रुप करके कंपनी है, उनका ब्रांड है, ठीक है। ठीक है, फ्लाइंग मशीन का नाम सुना होगा। फ्लाइंग मशीन भी लोगों को लगता है कि भाई इटालियन या कोई बाहर का ब्रांड है, ये भी अपने इंडिया का ब्रांड है। लुइस फिलिप का नाम आपने सुना होगा, है ना। लुइस फिलिप जो है ये भी इंडियन ब्रांड है, ये भी आपके बिरला साहब का ही है, लुइस फिलिप। कितनी गलत फहमियां होती है ना, ठीक है। लुइस फिलिप हो गया, साथ में आपके एलन सोली हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया, ये सारे के सारे आपको आदित्य बिरला के ही मिलेंगे, ओके। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये तो आपका सी यहाँ पे सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही सुमेलित नहीं है? कौन सी वाला सही नहीं है भाई, इसमें से जल्दी से बता दो मेरे को, आंसर क्या होगा। देखो फोर्थ वाला जो है 1966 से 71 थोड़ी ना था, ये था 69 से 74, समझ गए मेरी बात। देख सकते हो आप, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी इस टाइम पे, नेशनलाइजेशन बैंकों का किया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? अरे यार काफी लंबी क्लास हो गई। लेबर आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। वह बाजार जिसमें ऋण प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताओ भाई, उसे क्या बोलते हैं? मनी मार्केट बोलते हैं, जहां से आप कह सकते हो लोन है जो कि ले सकते हो। ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, आपको मालूम है, ठीक है। ब्रेटन वुड, कौन सा ब्रेटन वुड संस्था नहीं है? ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? ओईसीडी इसका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद में नहीं बना था,